हेलो, वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। आज हम लोग जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तीसरा अध्याय है वनस्पति जगत। पिछले दिनों हम लोगों ने अध्याय 2 तक और प्रश्न उत्तर को भी कर लिया था, उसका टेस्ट भी हो गया। आज वनस्पति जगत के बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, वनस्पति जगत की बात करूं तो वनस्पति जगत का वर्गीकरण की बात या वनस्पति जगत में जितने भी पौधे थे उन सभी के अध्ययन की बात करेंगे तो यह मूल रूप से जो प्रारंभ हुआ वह व्हिटकर के ज़माने से प्रारंभ हुआ, जो 1969 में अपना 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। लेकिन इस दौरान भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए। हम लोग अधिकांशतः वनस्पति जगत में कवकों को भी रखे, प्रोटिस्टा को रखे थे, मोनेरा को रखे थे। मोनेरा, प्रोटिस्टा की अगर बात करें और फंगी कवक की बात करें तो कवक तो मूल रूप से पौधों के बारे में जाना जाता था कि कवक पौधे ही हैं। लेकिन आज के ज़माने में मैं आपको बता दूं कि वह कवक जो है वह वनस्पति जगत से अलग कर दिया गया, उसका अलग समुदाय बन गया। क्यों? क्योंकि वनस्पति जगत की अगर बात करो तो वनस्पति जगत में अधिकांश हम वैसे ही पौधे की बात करते हैं जो मुख्य रूप से हरे थे, ग्रीन थे, यानी जिनमें कि क्लोरोफिल था। कवक छट गए थे क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नाम का कोई वर्णक नहीं था। इसके बाद अगर बात करें साइनोबैक्टीरिया की बात करते थे, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया को हम लोग नील हरित शैवाल कहते थे, उन्हें भी अब शैवाल से अलग कर दिया गया। जिन्हें हम शैवाल को हम मानते थे कि शैवाल जो है ग्रीन प्लांट्स यानी वनस्पति जगत में थे, अब शैवाल को भी अलग कर दिया गया। मूल रूप से अगर हमें जानकारी प्राप्त करना है वनस्पति जगत को, याद कर लीजिए कि वनस्पति जगत के पौधों को किस किस समूह में बांटा गया। पहले शैवाल में से साइनोबैक्टीरिया को हटाकर शैवाल, उसके बाद ब्रायोफाइटा के बारे में हमने जानकारी दिया था कि वैसे पौधे इनमें आते हैं जो स्थल और जल दोनों में लगभग रहते हैं, यानी उनको नमी यानी तो कुछ मिट्टी भी चाहिए और पानी भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। टेरिडोफाइटा के बारे में हम बात करेंगे, स्थलीय पौधे, और इनके अंतर्गत हम वैसे पौधे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। ये जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नो मतलब होता है नेक्ट। हम जब जिम्नोस्पर्म की विस्तृत जानकारी देंगे तो उसमें बताएंगे कि जिम्नो का मतलब होता है नेक्ट और स्पर्म का मतलब होता है बीज। ऐसे बीज जिनके बाहरी आवरण नहीं होते हैं, मतलब आवरण रहित, वैसे बीजों को जिम्नोस्पर्म कहा गया। और एंजियोस्पर्म जिनके बीज के ऊपर फल भित्ति पाया जाता है ना, कवरिंग पाया जाता है, हार्ड कोट पाया जाता है, फल होता है, उनको हम लोग एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। ये जो बंटवारा किया गया है मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले वर्गीकरण में 5 के क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन उसके अलावे उनके बाद भी बहुत तरह से वर्गीकरण किया गया और कहा गया कि वो जो पहला वर्गीकरण था वो पहला वर्गीकरण कृत्रिम वर्गीकरण था। अब क्यों कृत्रिम वर्गीकरण था, मैं इसके बारे में अगर चर्चा करूं तो देखिए, इसके लिखा आकारीय गुण, आकारकीय गुण। पहले क्या जो वर्गीकरण किया जाता था वो सिर्फ यह देखा जाता था कि उस पौधा का आकार कैसा है, लंबा चौड़ा मोटा, है ना, ऐसे देखा जाता था। रंग कैसा है, प्राकृतिक रंग, पत्तियों की संख्या कितनी है, ये सब। तो इसके कारण क्या था कि मान लीजिए कि किसी एक पौधा का हम वर्गीकरण कर रहे हैं, उसका नामकरण करना है, तो होता क्या था कि उसके नज़दीक वाली जो जाति थी, जो एक ही समूह में रखा जाता था, वो भी अलग हो जाता था। क्योंकि एक ही जाति के पौधों में ऐसा हो सकता है कि कोई छोटा हो कोई बड़ा। जैसे आम का पौधा ही देखते हैं, बहुत आम के पौधे विशाल भी होते हैं, आम के छोटे छोटे भी होते हैं। अब पत्तों की संख्या की बात करें तो क्या पत्तों की संख्या में तो बहुत ज़्यादा अंतर पड़ जाएगा। बहुत सारे पौधे हैं जो एक ही जाति के हैं, लेकिन कोई पौधा मिलेगा जिसमें पत्ते कम मिलेंगे और कोई ऐसा पौधा मिलेगा जिसमें पत्ते बहुत ज़्यादा मिलेंगे।
तो इस आधार पर सही ढंग से वर्गीकरण करना जो है उचित नहीं समझा गया और इस प्रकार के वर्गीकरण को कृत्रिम वर्गीकरण कहा गया। कृत्रिम वर्गीकरण कहा गया। इसके बाद में बात करेंगे प्राकृतिक वर्गीकरण की। प्राकृतिक वर्गीकरण हमने गुण लिख दिया यहाँ पर। प्राकृतिक वर्गीकरण है और उनका गुण मैं बात कर रहा हूँ। इस प्राकृतिक वर्गीकरण जब किया गया तो क्या था, और रियल में यही होना भी चाहिए। सिर्फ पत्तों की संख्या, डाली की संख्या, उसका आकार, मोटाई, ये सब देखकर पौधा का बंटवारा जो है उचित नहीं होता है। अभी हमने बताया जिसको कृत्रिम कहा है। शरीर का मतलब उसके अंदर का संरचना, फिजियोलॉजी, उसका जाइलम फ्लोएम किस प्रकार का होता है, मेरिस्टेमेटिक कैसे होते हैं, है ना, उसके फूल कैसे होते हैं, फूल का बनावट कैसा होता है, भ्रूण विज्ञान, उसका बीज कैसे बनता है, कौन से विधि के द्वारा उसके अंदर प्रजनन होता है, लैंगिक, अलैंगिक, कायिक, है ना। इसके अलावा पादप रसायन, उस पौधे के अंदर कौन कौन से रसायन तैयार होते हैं, कौन कौन से केमिकल तैयार होते हैं। रियल में जब हम पौधे के अंदर जाकर हम उसका अध्ययन करते हैं और वर्गीकरण करते हैं तो इसको कहा गया प्राकृतिक वर्गीकरण। और मैं ये देखिए एक सुझाव, ये सुझाव जो दिया गया था प्राकृतिक वर्गीकरण का, ये जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डाल्टन हुकर के द्वारा दिया गया था। ये एग्जाम में पूछ सकता है, मेडिकल के एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा, है ना। कि अब इसके बाद देखिए अभी वर्तमान में जो हम वर्गीकरण की बात करते हैं वो वर्तमान में वर्गीकरण उसको जाति वृत्तीय वर्गीतंत्र कहते हैं। जाति वृत्तीय वर्गीतंत्र में अगर आप जाने तो मुख्य रूप से किसी एक जाति और उसके सन्निकट जितनी भी जातियाँ हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है, यानी उसका वंशज हम कह सकते हैं। जैसे बेटा होता है तो बेटा का रंग रूप मिलता है या उसका पूरा शरीर मिलता है उसके बाप से, तो एक वंश, फिर बाप का बाप, बाप बाप, तो ये उनके सन्निकट जो वंश होते हैं, है ना, वंशों के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। देखिए विभिन्न विकासीय संबंध पर आधारित है कि उस पौधे का विकास किस पौधा से हुआ है, आज वो किस रूप में दिखाई दे रहा है ना। तो इसको हम लोग जाति वृत्तीय वर्गीतंत्र कहते हैं। आपके पुस्तक में भी देखिए जाति वृत्तीय के बारे में लिखा हुआ है कि वर्तमान में हम जाति वृत्तीय वर्गीतंत्र जो विभिन्न जीवों में विकासीय संबंध पर आधारित है इसी को स्वीकार करते हैं। इससे यह पता लग जाता है कि समान टैक्सा, एक ही टैक्सा के जो जीव होते हैं वह लगभग एक ही पूर्वज के थे, एक ही टैक्सा की अगर बात करें तो। वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए ही सूचनाओं और अन्य स्रोतों का भी उपयोग किया गया। एक और आया देखिए संख्यात्मक वर्गीकी, यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके बारे में अगर आपको समझाऊं कि संख्यात्मक वर्गीकरण क्या है, तो बहुत सारे पौधे मिलते हैं, बहुत सारे जीव भी मिलते हैं। हम ऐसा क्या करते हैं, जैसे इंटरव्यू एक व्यक्ति का होता है तो आप जानते हैं कि इतना तक पढ़ाई किया है तो इतना मार्क्स दे दो, 4 मार्क्स दे दो। मिडिल फैमिली से आता है तो 2 नंबर और जोड़ दो। इसके इतने भाई हैं तो इतना नंबर और जोड़ दो। कितनी लंबाई है, लंबा है तो 5 नंबर, नाटा है तो 3 नंबर। मतलब कि एक जीव के गुणों पर हम कोडिंग कर देते हैं कि इस गुण के लिए हम इतने मार्क्स देंगे, एक संख्या दी जाती है और इसके आधार पर भी अलग अलग पौधों का अलग अलग नंबरिंग सिस्टम है और नंबर सिस्टम के अनुसार, संख्या पद्धति के अनुसार जब पौधों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण की जब हम बात करेंगे तो इसको कहेंगे संख्यात्मक वर्गीकी, जिसको कंप्यूटर के द्वारा भी कैलकुलेट किया जा सकता है गुण के आधार पर। वर्गीकी विद के बारे में भी आपके पुस्तक में दिया हुआ है। वर्गीकी विद किसको कहते हैं? वर्गीकी के विद्वान को।
विद मतलब विद्वान, जानकार। वर्गीकी के बारे में जो विशेष जानकारी रखते हैं उन्हीं को वर्गीकी विद कहा गया है। और वर्गीकी विदों ने मुख्य रूप से आज जो वर्गीकरण की बात करते हैं वो सिर्फ उसी के आधार पर नहीं है, सिर्फ जाति वृत्तीय वर्गीकरण ही नहीं है, उसमें जो प्राकृतिक वर्गीकरण है उसको भी सम्मिलित कर लिया गया है। आज के वर्गीकरण में भ्रूण विज्ञान, कोशिका के अंदर उसका आकार की, क्लोरोफिल का कौन सा टाइप, जाइलम फ्लोएम कैसा पाया जाता है, उसका जड़ कैसा पाया जाता है, उसके युग्मक कैसे होते हैं, इन सब को जब सम्मिलित कर दिया जाता है, क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, उसका जीन कैसा है, उस जीन के अंदर कौन कौन से गुण को परिलक्षित करता है, कौन कौन से उसके अंदर रसायन पाया जाता है, रसायन मतलब उसका कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना हुआ होता है ना, उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, टेनिन का नाम सुना होगा आपने, रेजिन का नाम सुना होगा, गोंद का नाम सुना होगा। इन सब के बारे में जब अध्ययन करते हैं तब आ गया हमारा आधुनिक वर्गीकरण। और तो कुल मिलाकर जो वनस्पति जगत में हम लोगों को वर्गीकी के बारे में जानकारी प्राप्त करना है वह मुख्य रूप से है शैवाल के बाद है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन्हीं के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी अब प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं वनस्पति जगत का सबसे पहला जो वर्गीकरण है उसको हम लोग कहते हैं शैवाल। और शैवाल को मैं बता दूं, इंग्लिश में इसको कहते हैं अलगी। शैवाल आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में अध्ययन करने के पहले सबसे पहले थोड़ा सा हम अपना मेमोरी को बढ़ाएं कि क्या हमने कहीं शैवाल देखा है। तो देखा है। क्या आप कभी तालाब देखा है, हरे रंग का तालाब जिसमें का पूरा पानी जो है हरा दिखता है, या अगर मैं यूं कहूँ कि ऊपर भी आपने देखा होगा पूरा हरे रंग का कोई चीज़ जो है ढक लिया है, वह क्या है? शैवाल है। और भी आपके लिए जगह मैं बताऊं, आप अभी बरसात के दिनों की अगर बात करें या कहीं पर जहां पानी का जल जमाव रहता है, जहां पर थोड़ा बहुत लकड़ी भीगा रहता है, नमी रहता है हमेशा, वहां पर देखे होंगे हरा रंग का, उसको आप कहते हैं कि हरा काई है। वह हरा काई नहीं है, वह हरे रंग के जो हैं वो शैवाल हैं, जिनको अलगी कहते हैं। इनके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। इन शैवाल देख लिया आपने, अब इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे तो आसानी होगी। ठीक है, चलिए अभी शैवाल का हम कॉमन जानकारी आपको दे रहे हैं। शैवाल का वर्गीकरण भी है, 3 वर्गीकरण किया गया है शैवाल का। देखिए अभी ही बता दूं, शैवाल को 3 भागों में बांटा गया है, और ये जो भाग जो बांटे गए हैं ये उनके रंग के आधार पर बांटे गए हैं, कलर के आधार पर बांटे गए हैं। जैसे हरा शैवाल अब हरा क्यों होता है? कोई पौधा हरा क्यों होता है? तो आप जानते हैं ना, उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल वर्ण के कारण कोई पौधा हरा होता है। तो ऐसा शैवाल जो हरे रंग का होता है उसको क्लोरोफाइसी कह दिया गया। उसी तरह भूरा रंग का वर्णक जिसमें पाया जाता है, यानी जिस शैवाल का रंग भूरा होता है उसे क्या कह दिया गया? फियोफाइसी। उसी प्रकार बहुत सारे ऐसे भी शैवाल होते हैं जो लाल रंग के पाए जाते हैं, उनको रोडोफाइसी कहा जाता है। आपके बुक में भी चित्र मैं दिखा दे रहा हूँ थोड़ा सा। अभी देखिए ये चित्र जो है आपके पुस्तक में बनी हुई है। ऊपर वाला जो है
वो क्लोरोफाइसी का है, यानी ये हरे रंग के शैवाल होते हैं। बीच वाला जो है ये फ्यूफाइसी का है, भूरे रंग के शैवाल है। और नीचे वाला ये जो दो उदाहरण दिया हुआ है ये लाल रंग का शैवाल है ना। तो ये इनका उदाहरण भी दिया हुआ है, जैसे हरित वॉल्वॉक्स, क्लैमाइडोमोनास, कारा। भूरे शैवाल का देखिए उदाहरण दिया हुआ है, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टायोटा, है ना, ये सब भूरे शैवाल है। लाल शैवाल जिसका नाम है फोरोफायरा पॉलीसाइफोनिया। अब कहेंगे कि सर जी ये जो चित्र दिए हुए हैं हमारे पुस्तक में, इस आकार का तो हमने देखा ही नहीं, ऐसा आकार कभी। हरा रंग तो सर आपने दिखा दिया कि हरे रंग के शैवाल है, और कहाँ है तो तालाब में, कहाँ है तो हमारे घर के आसपास है। लेकिन क्या इस तरह है, दिखाई देते हैं ये? इस तरह के दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर अरे भाई ये बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप पूछिए मत। ये थैलस क्या करेगा? थैलस मतलब ये एक जगह घुमटाए हुए रहते हैं और बहुत अधिक की संख्या में होते हैं, तो अब ये दिखाई भी देते हैं। अगर एक शैवाल आपको अलग से आपके हथेली पर रख दिया जाए नहीं दिखाई देगा, है ये बहुत। इसीलिए इनका प्रॉपर आकार जो आपके पुस्तक में दिया हुआ है, पुस्तक निकाल कर ही लेक्चर सुनिएगा कभी भी। तो कभी भी ये जो आकार है, आकार को देखने के लिए हमको स्कोप की ज़रूरत होगी, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगी, जो छोटे छोटे जीवों को बड़ा करके दिखाए। अब ये ज़रूरी है कि उसमें से एक या थोड़ा बहुत लाएं, उसका स्लाइड बनाएं तो आपको दिखेगी, है ना। तो आखिर ये कैसे होते हैं शैवाल, है ना, इनके ऊपर हम चर्चा करें। तो देखिए इनका गुण मैंने अलग अलग वर्गीकरण किया है, और मुझे उम्मीद है आप लोग भी नोट्स इसी तरह बनाए तो फट से याद करने में आसानी होगी आप लोगों को। जैसा कि मैंने आप लोगों को पूरा बोर्ड पर जो है समरी के रूप में हमने एक बनाया है नोट्स। यह भी एक प्रकार का नोट्स है, नोट्स बनाने की कला है। गुण कैसा होता है तो देखिए मैंने अभी बताया क्लोरोफिल युक्त। अब क्लोरोफिल युक्त मतलब कह दिया। अब क्लोरोफिल भी बहुत प्रकार के होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। और क्लोरोफिल के अलावे जो है आप देखेंगे एक और जो है फ्यूकोजैंथिन जो होता है, जो मैंने बताया भूरे रंग के शैवाल होते हैं, तो भूरा रंग प्रदान करने वाला फ्यूकोजैंथिन भी है। उसी प्रकार रोडोफाइसी लाल रंग प्रदान करने वाला आपको मिलेगा फाइकोएरिथ्रिन, उसका नाम है फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन लाल रंग के लिए होता है, और फाइको मतलब पौधा में पाया जाने वाला, खासकर शैवाल में पाया जाना, तो फाइकोएरिथ्रिन नाम दिया गया। तो क्लोरोफिल युक्त लिखा हूँ, इसका मतलब यह नहीं समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल, मतलब क्लोरोफिल के अलावा इसमें फाइकोजैंथिन भूरा रंग वाला वो भी वर्णक मतलब पाए जाते हैं शैवाल में। हमने ओवरऑल शैवाल की यहाँ पर बात किया है। इसके अलावा क्लोरोफिल सरल शरीर, सरल शरीर का मतलब इसमें जैसे कि पौधों में हम देखते हैं कि जड़ होता है, तना अलग होता है दिखाई देता है, फिर तना पर से फूल अलग निकला हुआ, पत्ता अलग निकला हुआ, बीज निकलता हुआ, ऐसा कोई नहीं मिलता। आप चित्र भी देखकर समझ सकते हैं कि इसमें जो भी शैवाल हैं उन शैवाल में आप देखिए ध्यान से, तो कोई पत्ता या डाली इस प्रकार का उसमें नज़र नहीं आएगा, जड़ भी खासकर आपको नज़र नहीं आएगा। इसीलिए इन पौधों को, वनस्पतियों को सरल पौधा कहा गया, सरल वनस्पति कहा गया। इसके बाद मैं बात करूं थैलवाइड, तो थैलवाइड का मतलब का थैली मारकर एक जगह बढ़ जाए, इसको कहते हैं थैलवाइड। मतलब कि ये शैवाल कहीं भी रहेंगे तो थैली मारकर बहुत सारे शैवाल, बहुत सारे पौधे, वनस्पति एक ही जगह पर ये पड़े रहते हैं, इसीलिए थैलवाइड कहा गया।
और इनका जड़ तना बहुत ध्यान से देखने पर कहीं पता चलेगा किसी किसी में। अब जो एक कोशिका का ही है, जैसे क्लामाइडोमोनाज की बात करता हूँ, अब उसमें जड़ तना आप कहाँ से मिलेगा? अधिकांश तो इसमें ऐसे भी सवाल आते हैं जिनमें आप जड़ तना पत्ता ये सब विभेद नहीं कर पाएंगे, यानी उनको अलग अलग आप पहचान नहीं पाएंगे। इसीलिए कॉमनली जो है शैवाल को क्या कहा गया यहाँ पर? थैलॉइड, स्वपोषी। जैसा कि पहले ही बताया कि इसमें वर्णक पाए जाते हैं, जो भी वर्णक होते हैं। अब ये अलग बात है, देखिए क्लोरोफिल की अगर बात करो वर्णक स्वपोषी कौन होते हैं, तो स्वपोषी तो सभी हैं। अब हम लोग पहले पढ़ते थे कि जो हरे पौधे हैं वही अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बाकी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो बाकी जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, तो यह आपने पढ़ लिया कि शैवाल स्वपोषी भी और भूरे रंग के भी हैं, लाल रंग के भी। तो यहाँ सावधान हो जाइए, यहाँ ये मत समझिए कि जो लाल शैवाल हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ऐसा नहीं है। आप शर्ट जो पहने हैं या आप जो कपड़ा पहने हैं उसमें 8-9 गो रंग है, लेकिन कोई पूछेगा कि वो किस रंग का है, तो एक ही रंग का बताइएगा किसका, जो रंग उसमें ज़्यादा हो, छिटदार हो। मान लीजिए लाल पीला ब्लू मेरे में सब में है, मान लीजिए। अब इसमें है किस रंग का पेन है, तो आप वाइट ही कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वाइट ज़्यादा है और काला कम है। इसीलिए लाल अगर शैवाल है तो ये मत समझिए कि उसमें फाइकोएरेथ्रिन ज़्यादा होगा। फाइकोएरेथ्रिन ज़्यादा है, क्लोरोफिल भी है, क्लोरोफिल ए और डी भी है। क्लोरोफिल उसको ए और डी कहा जाता है जिसकी मात्रा कम होती है। क्लोरोफिल को ए बी सी में भी अलग अलग बांटा गया है, ए बी सी डी। वह सनलाइट के फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि कितने तीव्रता पर कौन सा क्लोरोफिल जो है कितनी मात्रा में सनलाइट को ट्रैप करता है, इसके ऊपर क्लोरोफिल का बंटवारा किया गया है, ए बी सी डी। तो फाइकोएरेथ्रिन यानी लाल शैवाल में क्लोरोफिल ए और डी होता है लेकिन कम होता है, और इसमें फाइकोएरेथ्रिन ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो शैवाल कैसा होता है, कैसा दिखता है आपको? लाल दिखता है। स्वपोषी है तो क्लोरोफिल है ना जो भोजन बनाता है। उसी तरह अगर बात करूँ मैं किसकी, फियोफाइसी की बात करूँ, जो भूरे रंग के होते हैं उसमें भी होता है क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल है, लेकिन उसमें फाइकोजेंथिन जो भूरे रंग का वर्णक है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण शैवाल भूरा दिखता है। लेकिन स्वपोषी है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। उसी प्रकार क्लोरोफिल, अब क्लोरोफाइसी की बात करूँ तो उसमें क्लोरोफिल ए और बी होता है, जिसके कारण वो पौधा जो है शैवाल हरा होता है। ठीक है, तो ये स्वपोषी होते हैं। और अधिकांशतः जलीय जीव, जलीय का मतलब कि जहाँ जल मिलेगा वहीं पर ये होंगे, यानी निश्चित रूप से सबसे अधिक जो होंगे वह तालाब, पोखर, समुद्र में पाए जाते हैं। समुद्र मतलब लवणीय जल, और तालाब, पोखर, नदी अगर मैं इस सब की बात करूँ तो अलवणीय जल, यानी ये लवणीय तथा अलवणीय दोनों प्रकार के जल में पाए जाने वाले होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ, मैं इनका आवास पर चर्चा करता हूँ कि और कहाँ। तो आवास पर मैंने अभी चर्चा किया कि ये कहाँ पाए जा सकते हैं। देखिए हमने बताया नम युक्त पत्थर, ऐसे पत्थर जो आपके घर के आसपास या कहीं, ईंटा भी मिल जाएगा, कंकर भी मिल जाएगा, अगर वहाँ पानी वगैरह मिलता जलता है, थोड़ा सा ठंडा रहता है, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे हरे रंग के काई। हरे रंग का काई मतलब शैवाल, वो शैवाल होंगे। मिट्टी भी आजकल देखिएगा हर जगह, जहाँ पर कुछ दिन से मिट्टी इसी तरह पड़ा हुआ है वहाँ हरे रंग के शैवाल मिल जाएंगे, जिस पर लोग पैर फिसल कर गिर भी जाते हैं, वो शैवाल है। लकड़ी पर भी देखे होंगे हरा रंग का परत एक जम जाता है, वो भी शैवाल है, हरा रंग का, हरा वाला है ना। तो अब भूरे रंग के भी होते हैं। अब मैं हरा ही बात कर रहा हूँ, तो ये इसका मतलब कि हरा ही नहीं,
भूरे शैवाल भी होते हैं, लाल भी हो सकते हैं, आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा विशेष में एक यहाँ चीज़ बताने जा रहा हूँ, इसका चर्चा हालांकि मैं पिछले चैप्टर में भी किया था। लाइकेन, कवक के साथ जब ये शैवाल इस प्रकार बताया था कि एक दूसरे के बीच सहजीवी संबंध को व्यतीत करते हैं, व्यक्त करते हैं, और ये ऐसा सहजीवी संबंध होता है कि ये दोनों एक दूसरे में इस प्रकार समाहित होते हैं कि आप देखकर बता नहीं सकते हैं कि कौन उसमें शैवाल है और कौन कवक है ना, ऐसा होता है। तो ये है लाइकेन, कवक के साथ ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और इसका उदाहरण दिया गया है स्लॉथ रिच। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल में आता है। स्लॉथ रिच लाइकेन में कवक के साथ ये पाए जाते हैं, है ना। और फिर ये लाइकेन कहाँ पर, मैंने बताया था लाइकेन आपके घर के आसपास में मिल जाएंगे, लकड़ी पर मिल जाएंगे। और ये आप अच्छा वातावरण, शुद्ध वातावरण, प्रदूषण रहित वातावरण के ये सूचक भी होते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। लाइकेन कहीं मिलेगा कवक और अलगी, फंगी और अलगी, यानी कवक और शैवाल जब दोनों एक साथ दूसरे मिलेंगे लाइकेन के रूप में, तो इसको हमेशा समझिएगा प्रदूषण रहित वातावरण, है ना। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। हम इनके आकार की बात करें तो आकार में तो इतनी विभिन्नता है जिसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब चींटी और हाथी तो दिखने, चींटी और हाथी के जैसा हम कह सकते हैं कि चींटी जो इतनी छोटी होती है, हाथी इतना बड़ा होता है। तो इस तुलना में अगर शैवाल की बात करें तो है रियल में, मतलब चींटी से लेकर हाथी तक बड़ा। अब इसके लिए चींटी हाथी तो मतलब इतना तो इतना बड़ा हो सकता है, बड़ा बड़ा वाला हमको दिखाई देता भी है। जैसे अगर बात करें कि एक कोशिका, सबसे छोटा अगर बात करूं, सबसे छोटा शैवाल, तो एक कोशिका वाला उदाहरण आप दे सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास का उदाहरण दे सकते हैं। एक कोशिका होता है, छोटा होता है। और बड़ा की बात करूं तो कॉलोनी के रूप में बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं, कॉलोनी के रूप में, जिससे कि आप देखते हैं तालाब वगैरह छप जाता है, उसको हम कहते हैं वाल्वक्स। और वाल्वेक्स की अगर बात करूं, इसके अलावा तंतु में आपने पानी में देखा होगा, तंतु धागा की तरह ऐसे ऐसे नीचे से ऊपर तक जाल टाइप का बना हुए रखते हैं तालाब वगैरह में, खासकर जहाँ पानी स्थिर रहता है उसके अंदर अगर बात करूं तो तंतु में ये भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसका उदाहरण दे दूं, इलेक्ट्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ये ऐसे होते हैं जो तंतु में कॉलोनी बनाते हैं, बहुत लंबे लंबे बनाते हैं, जहाँ पानी स्थिर होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। एक और बहुत विशाल रूप में जो है कॉलोनी बना कर रखते हैं, विशाल काय में उदाहरण दिया हूँ, कैल, जो ये हाथी के समान है और ये चींटी के समान है, मतलब छोटा से लेकर बहुत बड़ा। तो छोटा से छोटा भी उदाहरण हो गया और बड़ा उदाहरण भी हो गया। और अब प्रजनन की बात करूँ, ये प्रजनन कैसे करते हैं तो मैं आपको बता दूं, प्रजनन ये 3 प्रकार से करते हैं। तीनों प्रकार आप जानते हैं। काइक, काइक किसको कहते हैं, जो शरीर खाए, शरीर का टुकड़ा कहीं गिर गया टुकड़ा, है ना, तो उसको काइक कहते हैं। काइक में देखेंगे आप तो ये विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन का मतलब एक कहीं है और ये क्या हुआ कि अचानक 2 टुकड़ा में टूट गया, 2 टुकड़ा में टूट गया तो 2 गो थैलस बन गए, इसी को थैलस कहते हैं। और 2 गो थैलस फिर ये अंकुरित होकर बड़े बनेंगे और फिर से ये बड़े का मतलब अब हमारे जैसा नहीं बनेंगे, ये शैवाल छोटे होते हैं तो उन्हीं अपनी छोटाई में ही ये अपना बड़े बनेंगे और फिर से ये बन जाएंगे शैवाल। ठीक है, तो याद रखिएगा काइक होता है विखंडन के द्वारा और थैलस के द्वारा। अब मैं अलैंगिक की बात करूँ तो अलैंगिक में इनके अंदर जो बनता है वो जूस्पर जो मोटाइल होते हैं, मोटाइल मतलब कासाबिक होते हैं। कासाबिक मतलब मैंने बताया था कि एक बाल के जैसा या चामुक के समान, उनके जैसे मान लीजिए कि ये उनका बीज है और यह 2N है, N नहीं है जी, 2N है, और इसके ऊपर जो है कसाब लगा हुआ है ना। कसाब मतलब एक चामुक लगा हुआ है। ये हवा में इसी तरह तैरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, और उड़ कर कहीं भी जाएंगे और जाकर जो है फिर से वहाँ पर पड़ जाएंगे, फिर शैवाल बन जाएगा। जल में इसी तरह तैरते रहते हैं कसाब के द्वारा, हवा में इसी तरह तैरते रहेंगे, जल में इसी तरह तैरते रहेंगे, है ना। तो ये कसाबिक होते हैं। अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक जो प्रजनन के द्वारा जब भी ये बनता है तो स्पोर जो बनता है वो 2N होता है, हमेशा याद रखिए। अब लैंगिक प्रजनन की बात करो तो लैंगिक में देखिए,
लैंगिक में युग्मक बनेगा। और युग्मक का मतलब क्या कि वो एन यानी हैप्लॉइड यानी अगुणित कोशिका वाले उसमें बीज बनेंगे, जिनको स्पोर कहते हैं। उनको स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है? गैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैमेट्स। उनको हिंदी में हम लोग युग्मक कहते हैं। लेकिन इस युग्मक में खास बात है कि जैसे हम लोगों में आपने देखा होगा कि हम लोगों का स्पर्म होता है और ओवम होता है, ये मादा युग्मक होता है और ये नर युग्मक। तो आकार अलग अलग होता है। आकार जब अलग अलग होगा तो वैसे जीवों को हम लोग या वैसे फर्टिलाइजेशन को असम युग्मकी कहते हैं। असम युग्मकी, सम नहीं असम। और लेकिन बहुत बार होता है क्या है कि युग्मक जो होते हैं वो एक ही प्रकार के होते हैं, एक ही जैसे देखने में होते हैं, इनको सम युग्मकी कहते हैं, है ना। तो सम युग्मकी का मैं यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे देखिए क्लेमाइडोमोनाज, इसमें भी लैंगिक प्रजनन होता है। क्लेमाइडोमोनाज में समान युग्मक होते हैं और कसाविक होते हैं। कसाविक मतलब जैसे कि अभी बताया, इनमें कसाव होगा और चलयमान होगा, जो एक जगह से दूसरी जगह ये जा सकता है ना। और समान युग्मक का मतलब क्या? आपको देखकर पहचान में नहीं आएगा कि ये अलग अलग हैं, बस कसाविक हैं और एक ही जैसे हैं, तो इनको क्या कहेंगे? सम युग्मकी कहेंगे। उसी प्रकार देखिए वॉल्वक्स और फ्यूकस की बात करूं तो मादा जो होता है वो बड़ा युग्मक होता है, नर वाला छोटा युग्मक होता है, इसीलिए इनको असम युग्मकी कहते हैं। और ये वॉल्वक्स इसका एक अच्छा उदाहरण है ना। और फ्यूकस भी एक इसका अच्छा उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर देखिए समान युग्मक और अकसाविक भी हो सकता है, मतलब ये युग्मक एक समान है और इनमें कसाव नहीं है, चामुक नहीं है। तो इस प्रकार के जब युग्मक बनेंगे एन वाला, है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सम युग्मकी कहेंगे। इसका उदाहरण मैं दे रहा हूँ स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा इसका अच्छा उदाहरण, जो तंतुमय होता है, मैंने अभी बताया, जो स्थिर जल में ये पाए जाते हैं। अब इसके बाद करूँ, देखिए इसकी खास बात, इनमें कुछ खास बात भी है जो हम लोगों को याद रखना चाहिए हमेशा। आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वह पौधों के द्वारा क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है। फोटोसिंथेसिस में, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कोई भी पौधा जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करके और भोजन अपना बनाता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन छोड़ता है। और आप लोग क्या करते हैं, या हम लोग, सरकार भी कहती है अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, वृक्षारोपण कीजिए, प्लांटेशन कीजिए। लेकिन यह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इतने प्लांटेशन और इतने वृक्षारोपण और इतने पौधे दिखने के बावजूद भी सबसे अधिक की अगर बात करूं, या आधा इस पृथ्वी पर आपके वायुमंडल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, निकलता है ना, उसका आधा कार्बन डाइऑक्साइड का फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल जो होता है वह शैवाल के द्वारा ही किया जाता है। आधा जितने ये पौधे हैं इन सब का बराबर का हिस्सेदार कौन बन जाता है? अब कहेंगे कि ये सॉरी शैवाल। इतना शैवाल कहाँ मिलता है? इतने शैवाल समुद्र में ही पाए जाते हैं, नदियों में ही पाया जाता है। और वैसे जगह जहाँ पर वन आच्छादित एरिया है, जहाँ पर पानी बरसता रहता है, वहाँ पर हर जगह आपके छत पर मिल जाएगा शैवाल, आपके दीवार पर मिल जाएगा। अब खिपड़ा, नारियल, सरिया पेड़ पर कहाँ नहीं मिलेगा शैवाल, सिर्फ हमारी नज़र वहाँ तक नहीं पहुँचती है। आप इसे समझिए कि पूरे आपके वायुमंडल में जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, आधा कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज करता है कौन? अलगी, शैवाल। ऑक्सीजन को बढ़ाने वाला हमारे वायुमंडल में आज भी जो ऑक्सीजन मिलता है, आधा ऑक्सीजन का हक, आधा हमारा जो है हितैषी लेता है कौन? शैवाल, अलगी। जलीय प्राणी इसी पर निर्भर होते हैं, शैवाल पर भी। स्वपोषी होते ही अपना भोजन बनाते हैं और इनको खाकर इन पर निर्भर होने वाले जलीय जीव भी हैं। ऐसे 70 प्रजातियां हैं जिनका लोग सेवन करते हैं, अलग अलग जंतु
भी उनका सेवन करते हैं, जिनसे भोजन प्राप्त करते हैं। उनमें से 70 में से एक उदाहरण दे रहा हूँ, देखिए पोरोफाइरा लेमेनोरिया आपके उदाहरण में दिया हुआ है। इसके अलावा सरगासम दिया हुआ है। ये सब ऐसे हैं जिन पर कि 70 प्रजातियों में से कुछ जिन पर कि जलीय जीव भी निर्भर रहते हैं। भूरे तथा लाल शैवाल की बात करूं तो कैराटिन एक रसायन उत्सर्जित होता है इनके द्वारा, जो कल कारखानों फैक्ट्रियों में इनका उपयोग किया जाता है। एगार के बारे में आप जानेंगे तो एगार एक ऐसा केमिकल है जो क्या किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। और ये एगार पैदा करने वाले का उदाहरण भी दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए जिलेडियम, ग्रेसलेरिया, ये सब ऐसे दो उदाहरण हैं जो ये एगार उत्पन्न करते हैं। प्रोटीन के रूप में, भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं शैवाल। प्रोटीन उत्सर्जित करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं ये शैवाल। और वो प्रोटीन मैं आपको बताऊं कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, दूर दूर तक जो भोजन चूल्हा पर खाना नहीं बना सकते हैं, वो प्रोटीन के रूप में इनके द्वारा उत्पादित प्रोटीन, मतलब शैवाल के द्वारा उत्पादित जो प्रोटीन होते हैं उनका सेवन करते हैं। और इस प्रकार प्रोटीन उत्पादित करने वाले भी एक कोशिकीय शैवाल है, एक कोशिका के बने होते हैं। इसका उदाहरण दिया हूँ, क्लोरेला है, स्पिरुलिना है। ये सब ऐसे शैवाल हैं जो हमारे मनुष्य के लिए भी और अन्य जंतुओं के लिए भी लाभदायक है। सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि सभी जंतु जो है लगभग लाभदायक है। अब मैं फिर पुनः इसके बाद अगर मैं चर्चा करूंगा तो मैं चर्चा करूंगा कि शैवाल का कितना वर्गीकरण किया गया है। क्लोरोफाइसी की बात करूंगा, फियोफाइसी की बात करूंगा, रोडोफाइसी की बात करूंगा, है ना। तीनों प्रकार का अगले कक्षा में हम बात करेंगे।